वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। माय नेम इज़ कनिका और हम यहाँ आपको HPSET लाइफ साइंसेज पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। बेटा, आज से हम हमारी चौथी यूनिट दैट इज़ एवोल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़े ही दिन रहे हैं, टेंटेटिव डेट आ गई है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम आ सकता है। तो उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि मई एंड तक मैं आपका सारा सिलेबस ख़त्म करा दूँ। प्रेजेंटली हमारी बायोकेमिस्ट्री चल रही है, उसके 3-4 लेक्चर्स और बचते हैं और साथ के साथ हम एवोल्यूशन भी आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? अब इस महीने में एक साइड हम कोर यूनिट चलाएंगे। आई विल ट्राई कि दिन के 2 लेक्चर्स अपलोड कर दूं 2 अलग अलग यूनिट से, और दूसरी साइड हम एक इजी यूनिट को जो है टारगेट करेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन जो है एक इजी यूनिट मानी जाती है, ठीक है। स्कोरिंग है क्योंकि इसमें रटने का ज़्यादा कुछ नहीं है, समझने का है, टॉपिक लिमिटेड है, ठीक है। बहुत लंबे नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं और इजी है, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ लिया आप आसानी से इसके क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए आज हम एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। आज इतने सारे टॉपिक्स जो है हमने करने हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 19 लिखे हैं, ठीक है। ये सब हमने कवर करने हैं, बट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आज हम करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। थ्योरीज देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके, ठीक है। लेमार्किज्म, एवोल्यूशन थ्योरी, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म को देखेंगे। उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और अडेप्टेशन का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, ठीक है। 4 टॉपिक आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें जाए, ठीक है, कि कैसे जो है इस प्लैनेट अर्थ पे लाइफ आई, ठीक है। बड़ी सी साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं, लेकिन साइंटिफिक थ्योरीज आने से पहले, ठीक है, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि भगवान आए, भगवान ने बनाया, ठीक है, वैसे ही वो भी एक थ्योरी है कि नेचुरल की गॉड, थ्योरी ऑफ गॉड ने, ठीक है, कि इनिशियली ऐसे बोलते हैं कि भगवान है, भगवान ने जो है लाइफ जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है भगवान ने इस अर्थ पे बनाया, ठीक है। तो जैसी जैसी थ्योरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती गई उन्हें हम समझते हैं। पहली है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, ठीक है। पैंसपर्मिया का मतलब है स्पर्म्स मतलब सीड, ठीक है, पैंस मतलब सीड्स एवरीवेयर। सीड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स एंड प्रोपेगेटेड थ्रू द स्पेस, लाइफ ऑन अर्थ वाया दी सीड्स। ये क्या बोलते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में, पैंसपर्मिया बोलते हैं पूरे यूनिवर्स में सीड्स हैं, छोटे छोटे सीड्स हैं जो लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं जो हमारे पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। और ऐसे ही कभी ये जो है हमारे अर्थ पे आए और इन सीड्स की वजह से हमारे अर्थ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है पैदा हुए, ठीक है। अब डायरेक्ट बात है कि आज के टाइम पे हम जानते हैं ये गलत है, ठीक है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो इंपॉर्टेंट है, ये एरिस्टोटल ने दिया था और करीब करीब 2000 साल तक लोग इसे मानते थे, ठीक है। ये बोलते थे, एरिस्टोटल बोलते थे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनसे जो है लिविंग थिंग्स बनती हैं, ठीक है। इसी को ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। याद रखना, ए बायोजेनेसिस क्यों? बायोजेनेसिस से तो क्लियर है कि कोई बायोलॉजिकल चीज से, लिविंग थिंग से कोई चीज बन रही हुई, जेनेसिस का मतलब बनना। ए बायोजेनेसिस क्या मतलब? एग्जैक्ट ऑपोजिट, नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। और इसी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं क्या इस चीज को बोलते हैं। इन्होंने कहा जहाँ खराब गेहूँ, जहाँ हमने बहुत सारे गेहूँ, हम घर में गेहूँ स्टोर करके रखते हैं, जहाँ खराब गेहूँ होंगे वहाँ चूहे पैदा हो जाएंगे। इस गेहूँ से जो है चूहे पैदा होते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या चीज़ बोली? जहाँ सीवेज और गार्बेज होगा वहाँ भी चूहे आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ मिट्टी वाली सॉइल होगी, चिकड़ वाली या कीचड़ वाली जो सॉइल होगी वहाँ पे आपके फ्रॉग्स आ जाएंगे। जहाँ मीट होगा वहाँ फ्लाइज आ जाएंगे। मतलब मीट से फ्लाई बन रही है, मडी सॉइल से फ्रॉग बन रहा है, ठीक है। और आप मान सकते 2000 साल तक लोग इसी बकवास को मानते रहे, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे नहीं बनते। तीसरी है बेटा, ये अनटेस्टेड ऑब्जर्वेशन थी और ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको कहीं दिखा अच्छा जहाँ गेहूं पड़ा है वहाँ चूहे हैं, तो मतलब ये चूहे इस गेहूं से आए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी, ये जो थी आपकी सेकेंड जो थी। थर्ड इज जो है दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर ने बोला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक अपना एक एक अपना फ्लास्क बनाया जिसे एस शेप्ड का फनल टाइप बनाया, ठीक है। एस शेप की उसकी नेक रखी, ठीक है। और उसके अंदर ब्रॉथ डाला, ठीक है। ब्रॉथ में क्या था? ब्रॉथ में आपके कुछ भी जैसे भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे। ब्रॉथ डिड नॉट शो लाइफ अंटिल फ्लास्क, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फ्लास्क एस शेप की थी तो यहाँ से लाइफ को अंदर जाना मुश्किल था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इस ब्रॉथ के अंदर कोई भी फ्लाइज या ऑर्गेनिजम्स नहीं ग्रो कर रहा है। ब्रॉथ क्या था? नॉन लिविंग था, ठीक है। तो इन्होंने जब ये टेस्ट किया तो इन्होंने क्या है, जो हमने पहले एरिस्टोटल का पढ़ा, मतलब उसको क्या कर दिया, उसको खंडित कर दिया। उन्होंने बोला कि लिक्विड ब्रॉथ में तो कोई लाइफ ओरिजिनेट ही नहीं हो रही। लेकिन जब इन्होंने इस एस कर्व नेक को तोड़ा, क्योंकि एस कर्व थी तो यहाँ से किसी भी लाइफ को अंदर जाना मुश्किल था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इन्होंने तोड़ा। जब ये खुला, ठीक है, जब ये खुल गया तो इस खुलने से थोड़े दिन में, विद इन 10 से 15 दिनों में इन्होंने देखा, क्योंकि
ऑक्सीजन भी आ गई थी, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ से ऑक्सीजन जा पा रही थी, गैसेस जा पा रही थी, डस्ट जा पा रही थी, और इन्हीं डस्ट के साथ एग्स भी आए होंगे, फ्लोट हो गए। उन्होंने देखा इस लिक्विड ब्रोथ के अंदर फ्लाइज जो हैं, फ्लाइज जो मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, वो आना चालू हो गई हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो डस्ट है उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और जो लाइफ है वो एग्जिस्टिंग फ्लाइज से आ रही है, कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब कोई पहली फ्लाई का एग आया होगा, ठीक है, उससे फिर फ्लाई, और उसी फ्लाई से और फ्लाइज जो है इसके ऊपर बनी होंगी, ठीक है। ये है बेटा आपका बायोजेनेसिस का। फिर आता है केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ, ठीक है। ओपरेन, और आज के टाइम पे हम इसी थ्योरी को मानते हैं कि लाइफ कैसे बनी। ओपरेन और हाल्डेन का ये कंसेप्ट है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये जो है ना, ये इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि अर्ली अर्थ में इन्होंने कहा कि कोई लाइफ नहीं थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ कि नेबुला करके एक बहुत बड़ा क्लाउड होता था, ठीक है, क्लाउडी जैसा स्ट्रक्चर था, उसमें बड़े सारे हमारे एलिमेंट्स थे, और उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो ओवर लाखों करोड़ों सालों में वो टूट के बन जाता है, ठीक है। और ये जब क्लाउड टूटता है, जहाँ 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 हैवी मेटल्स थे वहाँ वहाँ ये क्लाउड कंडेंस होके जो है हमारे अलग अलग सोलर सिस्टम्स बना देता है, और इन्हीं सोलर सिस्टम्स में और छोटे छोटे जो क्लाउड है वो बना के हमारे प्लैनेट्स बना देते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों ऐसे जो है हमारा यूनिवर्स बना है, नेबुला से जो है बना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ऐसे ही इन्हीं किसी सोलर सिस्टम्स में हमारा अर्थ एक इनिशियल रहा होगा जो गैस का गोला होगा, फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सॉलिडिफाई हुआ होगा, जो हैवी मेटल्स होंगे वो नीचे बैठे होंगे, लाइट मेटल्स ऊपर हुए होंगे, और एटमॉस्फेयर उसके अराउंड बैठा हो, ठीक है। तो अर्ली अर्थ की कंडीशन कैसी थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूस इन्वायरमेंट था, और लाइट प्रेजेंट थी, ठीक है। लाइट थी क्योंकि सन बन चुका था उस टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने प्राइमोडियल सूप एक बनाया, ठीक है, इसको हम डिटेल में दोबारा से करेंगे, यहाँ तो मैं बस ऊपर के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट आ जाता है क्या कंडीशंस थी अर्ली अर्थ की। फिर जब धीरे धीरे अर्थ जब सेटल डाउन होने लगी, तो अर्थ में कई लाखों करोड़ों सालों तक बारिश होती रही, ठीक है। इस बारिश की वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑक्सीजन बना, इन्वायरमेंट जो है रिड्यूस इन्वायरमेंट कम होने लगा, सनलाइट आने लगी, एक प्राइमोडियल सूप बना, और इनमें जो है हमारे कोएसरवेट ड्रॉपलेट्स, पहले पहले जो ऑर्गेनिक मेटल्स जो है वो बनना चालू हुए, और इनमें क्या वो खासियत थी कि ये डिवाइड कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्राइमोडियल सूप। इस तरीके से जो है आपका जो है वो बना, ठीक है। जो आपका ये कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपका केमिकल एवोल्यूशन का ओपरेन और हेल्डेन का है, इसको बेटा टेस्ट किया था मिलर एंड यूरे ने, ठीक है। मिलर और यूरे ने इसको टेस्ट किया था लैब के अंदर। उन्होंने बताया था कि सच में कि आप जो है नॉर्मल एलिमेंट से, क्योंकि लाइफ एलिमेंट से ही बनी है, हम सब एलिमेंट्स के बने, देयर 114 एलिमेंट्स से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, ठीक है। उन्होंने लैब में क्या किया, ठीक है, एक लैब सेटअप किया, उसमें एक ए बायोटिक ओरिजिन, मतलब लाइफ कैसी है, ए बायोटिक ओरिजिन की है, ठीक है। उन्होंने एक आर्टिफिशियल अर्थ बनाया लैब के अंदर, जिसमें उन्होंने प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर डाला, ठीक है। अर्थ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल अर्थ लाइक एक लैब में उन्होंने सेटअप पूरा किया, ठीक है। उसमें प्राइमोडियल उन्होंने बेसिक से वो डाले, क्या क्या डाले, ठीक है। फिर उन्होंने उसको बड़ा लाइटनिंग दिया, क्योंकि बारिश होती थी, लाइटनिंग दिया, हाई टेम्परेचर दिया, ठीक है। और उन्होंने इवेंचुअली क्या देखा कि जब इन्होंने प्राइमोडियल सूप जैसा बेसिक एलिमेंट्स डाल दिए हैं, तो उसके अंदर आपके छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स, उन एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स बनना चालू हो गए। जैसे सबसे पहले बना था मीथेन, आपका मीथेन, हाइड्रोजन, ये अमोनिया और वाटर, ये आ जाता है बेटा, इसको तो आपने रट लेना, ये डायरेक्ट आ जाता है कि पहले प्राइमोडियल में क्या क्या चीजें बनी थी, इस पर डायरेक्ट आ जाता है। कुछ और साथ में ऑप्शन दिया होगा तो याद रख, ठीक है। दैट वाज योर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड योर वाटर, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उसको स्टिमुलेट किया, लाइटनिंग डिस्चार्ज, बहुत सारी लाइटनिंग दी, हाई इलेक्ट्रिक करंट दिया, ठीक है। और उन्होंने कुछ दिन बाद क्या किया कि इस मीथेन, वाटर, इन सब चीजों से क्या बन गए, आपके प्राइमरी अमाइनो एसिड्स बने, और ये प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह बने, जो क्या बन गए, फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं, और यही प्रोटीन्स, यही कार्बोहाइड्रेट्स, यही फैट्स मिलकर आपके फर्दर क्या बनाते थे, सेल बनाते थे, और सेल वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये चीज जो है इन्होंने लैब में देखी, और इनका क्या मतलब है कि ये बात करते हैं कि ए बायोटिक ओरिजिन, कि लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ए बायोटिकली बने हैं, एलिमेंट से बने हैं, ठीक है। चलिए अब एवोल्यूशन को थोड़ा सा समझते हैं कि एवोल्यूशन कैसा होता है, व्हाट इज एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन होता है बेटा स्टडी ऑफ कि कोई चीज़ इवॉल्व कैसे हुई है, बनी कैसे है, ठीक है। आज के टाइम पे हम जो ह्यूमंस बने हैं, या हमारे साथ के और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ट्रीज है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, वो कैसे बने हैं, ठीक है। ये सब किसी एक सेल से बने होंगे बेटा, ठीक है। एक सेल से कभी कोई पहला सेल इस अर्थ पे बना होगा, और वही डाइवर्ट कर करके आज लाखों करोड़ों स्पीसीज जो हमारे प्लेनेट अर्थ पे हैं वो बनी होंगी, ठीक है। इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है।
एवोल्यूशन क्या होगा बेटा, क्यों पढ़ते हैं बेटा, टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है कि जेनेटिक लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, किसी के कैरेक्टर में क्या चेंजेस हुए हैं, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यस, टू अंडरस्टैंड द कि लाइफ की हिस्ट्री क्या है वो देखने के लिए। और याद रखना एवोल्यूशन हमेशा गोललेस होता है, ठीक है, कैसे भी चल रही है। प्रेजेंट डे में हम हैं तो हम भी इवॉल्व कर रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा लेकिन हम इवॉल्व कर रहे हैं, हमारी बॉडीज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और गोललेस है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, उसको पता नहीं होता कि मैंने यहाँ जाना है। जैसी कंडीशंस आएंगी, जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी, वैसे ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन 3 तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव जो है उसको सर्वाइव कराने में हेल्प करेगी, न्यूट्रल से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव जो होती है लीथल होती है। अगर नेगेटिव है तो वो जल्दी नॉकआउट ही हो जाती है, वो हमारी पॉपुलेशन से खत्म हो जाती है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट वो है कि एवोल्यूशन के रीजंस क्या हैं। 4 रीजंस जो हैं साइंस में माने गए हैं एवोल्यूशन होने के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यही 4 रीजंस है, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूटेशंस, जब हमारी जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं तब ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जीन फ्लो की वजह से, ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म इधर था वो कहीं और चला गया, किसी और देश में चला गया, किसी और ज़मीन में चला गया, जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट आता है लो पॉपुलेशन में, जहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होती है वहाँ देखा जाता है, मतलब डिप्लीटिंग पॉपुलेशन में। और नेचुरल सिलेक्शन की उसको नेचर कैसे सिलेक्ट कर रही है, ठीक है। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेचुरल सिलेक्शन पे जाने से पहले हम पहले देखेंगे लेमार्किज्म की थ्योरी। हम सब ने ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना, ये बड़ा इजी ब्रीजी से टॉपिक है, लेकिन आते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की एवोल्यूशन हुई कैसे, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से, एक सिंगल सेल से दूसरा एनिमल या उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उससे भी कॉम्प्लेक्स, ऐसे कैसे कैसे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए, उनको हमने पढ़ना है। जो सबसे पहली थ्योरी आई थी बेटा, दैट वाज लेमार्किज्म। लेमार्क ने इसको दी थी, इसी को हम थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, लेमार्क ने बोला कि द सराउंडिंग इकोलॉजी इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिविंग कॉज सर्टेन नीड फॉर बेटर सर्वाइवल, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं रह रहा था, ठीक है, कोई भी जानवर कहीं रह रहा है, उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, वो उस इंसान को जीने के लिए उसको नीड होती है। नीड क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है बेटर सर्वाइवल के लिए, ठीक है। खाना पीना, धूप है तो उसको क्या है, धूप है तो उसको लगेगा कि अच्छा मैं स्किन का कलर मेरा डार्क हो जाए तो मेलेनिन ज़्यादा बनना चालू हो जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन की कहीं भी रहने के लिए हमें नीड होती है, ठीक है, हमें उसके आसपास के इन्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक। यही नीड से हमारे करेक्टर बदलते हैं, ठीक है, करेक्टर बदलते हैं। और जब करेक्टर बदलते हैं तो उसका या तो हम यूज़ करेंगे या तो डिसयूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसी इन्वायरमेंट में तो वो मॉडिफाई होता है और वो शायद अपने साइज में इंक्रीज कर सकता है। और अगर हम किसी अपनी बॉडी के ऑर्गन को यूज़ नहीं कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो यूज नहीं हो रहा, उसका कोई काम नहीं है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मेनी जनरेशन, वो एकदम से नहीं होता। एवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, हमें नहीं दिख रही है बट चल रही है। एक छोटे से चेंज को होने के लिए लाखों साल, हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। और जो यूज नहीं हो रहा है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, रूडिमेंट्री हो जाते हैं, मतलब उनका कोई काम नहीं रह जाता, ठीक है, या रूडिमेंट्री हो जाते हैं, वो एक कोने पे छोटा अपना साइज बहुत छोटा कर लेते हैं और वो किसी काम के नहीं रहते, या फिर उसकी जगह कोई नया करेक्टर आ जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन कैरेक्टर्स अक्कर बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की वजह से, मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी, हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हेरिडिटरी हो जाते हैं। और वो अगर जैसे ही कोई चेंज किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में आया और वो इन्वायरमेंट के साथ, आसपास के इन्वायरमेंट के साथ सेट बैठ रहा है तो वो हेरिडिटरी हो जाएंगे, वो अगली जनरेशन में चले जाएंगे। इसी को हम थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या, क्योंकि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जन्म से नहीं थे लेकिन हमने अपनी पूरी उम्र में एक्वायर किए हैं, अपने अंदर लिए हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। लेमार्किज्म के जो पोस्टुलेट्स है, अब उनके एग्जाम्पल समझते हैं फिर ज्यादा। कि इंटरनल फोर्सेस टेंड टू इंक्रीज इन साइज, कि उन्होंने क्या बोला कि अंदर की जो फोर्सेस हैं वो टेंड टू इंक्रीज इन साइज। जैसे कि घोड़ा, पहले घास के मैदान बहुत ज़्यादा थे तो पहले घोड़े का साइज छोटा था, लेमार्क ने बोला, ठीक है। अब घास हमें और मिलने लग पड़ा तो ये क्योंकि इनके पास घास खूब सारा था तो घोड़े का साइज बढ़ता बढ़ता एक पर्टिकुलर सेट तक चला गया, ठीक है। अब इसका मैं अगर ठीक है क्रिटिसिज्म की, ठीक है, बात करूँ, ये चीज़ इन्होंने बोली, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो पॉइंट बोला पोस्टुलेट, ठीक है, और दूसरा जो पोस्टुलेट इन्होंने बोला ऑर्गेनिजम्स, अच्छा
अच्छा, मैं इसका क्रिटिसिज्म भी साथ में बता देती हूँ। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि क्यों ये गलत है। क्रिटिसिज्म ये है कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, क्यों, ह्यूमन को तो सब कुछ मिल रहा था, हम ह्यूमन तो सबसे टॉप पे बैठे हैं, एपिटॉमी पे बैठे हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं इतने साइज में बड़े हो जा रहे हैं, हम क्यों 5 से 6 फीट के बीच में ही पड़े, इस टाइम तक तो हमें 8-10 फीट का हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये पॉस्टुलेट भी उनका गलत था। दूसरा है ऑर्गन फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ न्यू नीड इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड इन बॉडी। उन्होंने क्या कहा कि नया ऑर्गन तब बनता है जब आपकी नई नीड आती है और आपको बॉडी को मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोला कि इनिशियली घास के मैदान थे, जिराफ का जो नेक थी वो छोटी थी तो वो उसको खा लेते थे, लेकिन क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घास के मैदान कम होने लग पड़े और जिराफ को जो है खाने की कमी होने लग पड़ी। तो क्या हुआ कि ओवर मैनी जनरेशन जिराफ ने अपनी गर्दन लंबी कर ली ऊपर जो पेड़ थे, क्योंकि घास के मैदान कम थे, उनको घास चरने के लिए कम था, तो उन्होंने क्या कहा, जो आसपास के पेड़ थे उनसे उन्होंने घास खाना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि जिराफ की जो नेक है वो इतनी लंबी हुई है। चलिए अब इसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेते हैं। नीड कांट बी जर्नल फोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो ये पहली चीज़ है कि नीड जो है बेटा, नीड से सीधी एवोल्यूशन नहीं होती है। आपकी एवोल्यूशन तब होगी जब आपके जर्म सेल्स में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये भी उनका गलत था। थर्ड है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए, पहले दिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बॉडी ह्यूमंस में भी बताऊंगी। और जैसे केव फिश, उन्होंने कहा जो फिशेस केव्स के अंदर पानी में रहती हैं, ठीक है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्यों, वो कैसी हो जाती है, वो अंधी हो जाती है, क्यों, क्योंकि केव्स के अंदर अंधेरा होता है तो उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए उनकी आंखें यूज़ नहीं होती, वो ब्लाइंड हो जाती हैं। दूसरा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जैसे हमारे अंदर, ठीक है, हम पहले कैसे थे, हम गुफाओं में रहते थे, हम कच्चा मांस खाते थे, तो ह्यूमंस के दांत जो कैनाइन्स थे वो बड़े हो जाते थे, लेकिन ठीक है अब क्या है, उनके कान वो है छोटे हो गए। अब हम पका हुआ खाना खाते हैं, अब हमारे मोलर्स प्री मोलर्स छोटे हो गए हैं, ठीक है, अब उनका नंबर कम हो गया, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने कहा वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, बोला। अच्छा, अगर मैं इसकी क्रिटिसिज्म की बात करूं कि एक्सेसिव यूज ऑफ एनी ऑर्गन कैन लीड टू इट्स रेदर डिजनरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है साइंटिफिक, कि अगर हम किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो क्या है, हमारी डीजनरेशन हो जाएगी उस ऑर्गन की। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करूं तो मेरी मसल्स बढ़ती नहीं जाएंगी बेटा, वो बल्कि क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मसल फटीग की वजह से वो क्या है, डीजनरेट होना चालू हो जाएंगी, उसमें वियर एंड टियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, मॉडिफिकेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग। उन्होंने क्या किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे मैं हूँ, मैंने अपने शरीर में जो भी मॉडिफिकेशंस की, लेट्स से मैंने अपना हाथ काट दिया, ठीक है, वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। अच्छा, अगर मैंने अपना हाथ काट दिया, लेट्स से मेरा हाथ कट गया, तो क्या मेरे बच्चे का भी हाथ कटा हुआ आएगा? नहीं, ठीक है, ये तो सामने से ही पता चल रहा है। और इसका जो क्रिटिसिज्म किया था बेटा वीजमैन ने किया था, ठीक है, वीजमैन का नाम याद रखना। वीजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने चूहे की जो टेल है, ठीक है, पूंछ है, 22 जनरेशन तक काटते रहे थे, लेकिन फिर भी जो उनके बच्चे हो रहे थे वो टेल के साथ हो रहे थे। तो मतलब जो लमार्क ने ये कंसेप्ट बताया था ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। लेट्स से अगर लेट्स से कोई मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मेरी टांग टूट जाती, तो क्या मेरा बच्चा जो होगा उसकी भी टांग टूटी हो जाएगी? नहीं। तो मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं जरूरी नहीं है वो हमारे बच्चों में भी जाए। चलिए, नाउ लेट अस कम टू द डार्विनिज्म। डार्विन को हम बहुत मानते हैं, ठीक है, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया था, इन्होंने थोड़ा बेटर जो है थ्योरी दी थी, ठीक है। लमार्किज्म वहाँ खत्म हो गया, उसके हमने पॉस्टुलेट्स देख लिए, पॉस्टुलेट्स याद रखने हैं, नाम याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स और क्रिटिसिज्म याद रखना है, ठीक है। चलो, डार्विन ने जो क्या बोला, इन्होंने कहा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। लेट्स से उन्होंने कहा कि एक नई स्पीसीज थी, कोई पुरानी स्पीसीज थी, ठीक है, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए, जिन जिन ने बेटरली अडेप्ट कर लिया, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नए इन्वायरमेंट के लिए अपने अंदर अपने शरीर को चेंज कर लेते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, वो नई स्पीसीज बन जाते हैं। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑल स्पीसीज इवॉल्व्ड फ्रॉम वन और फ्यू कॉमन एंसेस्टर थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी स्पीसीज हैं इस दुनिया में वो सब जो है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन क्या है, ये बैठा है बेटा प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। डार्विन ने आर मेल्थस का एक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है, उसके कंसेप्ट पे अपनी पॉस्टुलेट्स दिए थे, समझते हैं। आर मेथड्स बोलते हैं कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज ज्योमेट्रिक एंड इंक्रीज इन फूड सोर्सेज इज अर्थमेटिक। समझते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा पॉपुलेशन है तो 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, ये है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज 2/n। लेकिन जो खाना है वो ऐसे नहीं होता, खाना है 2 + 1, ठीक है, 1
प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस, उसमें ज्योमेट्रिक रेशो में, रेशो है मतलब कि स्क्वायर रूट में, स्क्वायर के केस बढ़ता है, यहाँ +1 में बढ़ता है, ठीक है, कि मेरा एक पौधा है, एक से दूसरा बनेगा, दूसरे से तीसरा, ऐसा नहीं कि एक से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो जिसकी वजह से हमारा, आप देखेंगे कोई भी पॉपुलेशन है बेटा वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फूड सोर्सेस, ठीक है। ये इन्होंने एक बेस सेट किया कि खाना हमेशा कम होगा, फूड हमेशा कम होगा, पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होगी। इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है खाने के लिए, क्योंकि सारा काम ही तो खाने का है, फूड से ही हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ही फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इस वजह से इस पॉपुलेशन में लड़ाइयाँ होंगी, इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है, अपने अंदर भी होंगी और अपने साथ वाले और कोई और स्पीसीज होंगी उनके साथ भी होंगी, ठीक है। चलिए समझते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज हायर वाइल फूड सप्लाई और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, कि रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जीने के लिए स्ट्रगल रहता है हमेशा, ठीक है। स्ट्रगल 3 तरीके से हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, ये होता है विद इन पॉपुलेशन, मतलब एक सेम स्पीसीज के, ठीक है। लेट्स से 4 रोटियां हैं, हम 10 बंदे खाने वाले हैं, 10 ह्यूमंस, ठीक है, खाने वाले हैं, तो 4 के लिए कितने लड़ रहे हैं, 10 लोग लड़ रहे हैं, तो दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब इनसाइड, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, इसमें ज़्यादा डेथ रेट होता है। फिर होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक है कि ये पेड़ है, इस पे पौधे हैं, ठीक है, इसी पे पंछी भी डिपेंड है, इसी पे इंसान भी डिपेंड है, इसी पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी डिपेंड है, ये है इंटर स्पेसिफिक। लेकिन हम ह्यूमन जाके इनको पंछुओं को नहीं मार रहे, उनको नहीं मार रहे, क्योंकि इससे सबका हो रहा है। तो इसका जो क्या है, इंटर स्पेसिफिक है, जो इसका इफेक्ट होता है वो कम होता है, ठीक है, लेकिन ये होता है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। फिर होता है बेटा स्ट्रगल विद इन्वायरमेंट, ठीक है, कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, लेट्स से कोई आपदा आ गई, ठीक है, आप किसी नई कंडीशन में चले थे, अर्थक्वेक आ गया, एवलांश आ गया, जिसकी वजह से खाना कम पड़ गया, ठीक है, आपका खाना कम पड़ गया, कंडीशंस वैसी हो गई, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए, तो वो वाला यहाँ पे हम अडेप्ट करते हैं, ठीक है। आपकी एकदम से मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ बाढ़ आ गई, पूरे एरिया खत्म हो गया, मुझे दोबारा से वहाँ पे स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो मुझे खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ के अकॉर्डिंग खुद को सेटल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है डार्विनिज्म का। सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक, क्योंकि इन पॉपुलेशंस में इंटरेक्शन है, स्ट्रगल है, लड़ाई हो रही है, तो इनमें से जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, अगर 10 लोग लड़ रहे हैं तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतेगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। लीड्स टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट विद एडवांटेजेस वेरिएशन। तो नेचर क्या करता है, नेचर जानबूझ के क्या है कि नेचर ने कमीद की है, तो वो जितने भी पॉपुलेशन में वीक कंटेंडर्स होंगे, वीक स्पीसीज होंगी, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एलिमिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाली ही नेचर में सर्वाइव करेंगी, जिसको कहते हैं सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। और फिर थर्ड है वेरिएबिलिटी, देयर इज वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन एंड इज इनहेरिटेड हेरिडिटली। तो और इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, चाहे ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसमें वैरायटी है। अगर हम 10 लोग हैं, हम 10 लोगों के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, कोई शरीर में बड़ा है, किसी का दिमाग अच्छा चल रहा है, किसी के हाथ स्ट्रॉन्ग है, किसी के पैर स्ट्रॉन्ग है, कोई कमज़ोर सा है, किसी को कोई बीमारी है, मतलब ये वेरिएशंस है। वेरिएबल, हर पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी है, वेरिएशन है, और ये जो वेरिएशन है बेटा ये इनहेरिटेड होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। और हमने पहले ये भी बोला कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा इन सब में, इन वेरिएशंस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन होगी, जो उस टाइम की एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडेप्ट कर लेगी, वो जो है सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। और इसी से क्या होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। बाय नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिजम्स आर वेल फिटेड टू देयर फंक्शन, एडेप्टेशंस इज अ परमानेंट चेंज। क्या है, जो ऑर्गेनिज्म सबसे वेल फिटेड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा उस कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो जीतेगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, और सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाला ही जो उसमें आएगा और वो अडेप्ट करेगा, और इसी की वजह से नई स्पीसीज। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चले किसी और पॉपुलेशन से, उसमें वेरिएशन इतनी हुई कि एंड तक आते आते वो ऑर्गेनिज्म ही अपने पेरेंट जो पॉपुलेशन थी उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसे हमारी नई स्पीसीज आती हैं। चलिए, अच्छा इसके अभी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। डार्विनिज्म के अगर मैं एग्जांपल्स और ड्रॉबैक्स देखूं, पहला है जिराफ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि शॉर्ट नेक से लॉन्ग नेक तो ही, लेकिन बाय नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने ये नहीं कहा कि लंबी होती गई, उन्होंने क्यों कहा कि कुछ जिराफ्स होंगे जिनकी गर्दन लंबी होगी, कुछ होंगे छोटे जिनकी गर्दन छोटी होगी। जो लंबी गर्दन वाले होंगे उनके लिए पेड़ों से खाना लेना आसान था, इसलिए वो वाली वेरिएशन वाले ज़्यादा जी गए, उनका बेटर सर्वाइवल था। जबकि छोटे गर्दन वालों के लिए सर्वाइवल कम था, वो ऊपर का खाना नहीं ले सके, इसलिए उनकी डेथ हो गई, वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जिराफ
बना नहीं, उनमें पहले से ही वेरिएशंस थी। फिर आता है डार्विन का सबसे फेमस, दैट इज डार्विन फिंचेस का टॉपिक, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, अच्छा डार्विन ने बेटा एक चीज़ की थी, उन्होंने काफ़ी सालों तक ट्रैवल किया था अपनी HMS बीगल के ऊपर, ठीक है, काफ़ी 9-10 सालों में, और वो बहुत से उन्होंने आइलैंड्स घूमे थे, जैसे गैलापागोस आइलैंड, वहाँ पे इन्होंने इन फिंचेस को देखा था। फिंचेस छोटे छोटे पक्षी होते हैं, क्योंकि इस पे डार्विन ने काम किया था, इसलिए उनको डार्विन फिंचेस बोल देते हैं, ठीक है। अलग अलग अपनी जहाज से, समुद्री रास्ते उन्होंने बहुत से जो है टापू या जो है आइलैंड्स पे ट्रैवल किया था, वहाँ पे उन्होंने जो है डार्विन फिंचेस को डिस्कवर किया था, ठीक है। इट इज़ अ रिलेटिव फास्ट एवोल्यूशन ऑफ मेनी स्पीसीज फ्रॉम सिंगल कॉमन एंसेस्टर्स अकर व्हेन ऑर्गेनिजम्स एंटर न्यू एरिया, डिफरेंट रेट्स अफेक्ट देयर सर्वाइवल, रेडिएशंस आर एमर्जिंग इन डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर्स बाय कोर्स ऑफ एडेप्टेशन फ्रॉम सिंगल एंसेस्टर, दे आर रेडिएटिंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शंस। अब ये क्या बोल रहे हैं इसको समझते हैं। हुआ क्या, उन्होंने कहा कि गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है, कभी कोई इनिशियल एक एंसेस्टर फिंच बर्ड आई होगी, जो पहली जो फिंच बर्ड थी, ठीक है। अब उस फिंच बर्ड ने क्या हुआ, क्योंकि वो नए एरिया पे आई, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी नहीं था, नया था, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने खुद को ऐसे अडेप्ट किया, ठीक है। इस फिंच ने खुद को ऐसे अडेप्ट किया कि यहाँ पे जो, क्योंकि एंड में जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर सके, ठीक है। उसके पास वैसे रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उसको यूज़ कर सके, कुछ हिस्से को वो यूज़ कर पाएगी और कुछ हिस्से को वो यूज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि इस फिंचेस के भी आगे काफ़ी टाइप्स बन गए। एक वो था जो टॉप पे जो पौधे थे उन्हें खाने वाला हो गया, उसकी बीक वैसी बन गई, उसकी जो चोंच थी वैसी होगी जो फ्रूट खाने वाली। एक ऐसा था जो पत्ते खाने वाला बन गया, ठीक है। एक ऐसा था जो स्टेम खाने वाला बन गया, एक ऐसा है जो रूट खाने वाला, एक ऐसा था जो घास खाने वाला, एक ऐसा था जो किसी और पौधे पे बनना चालू हो गया। तो आपने क्या देखा कि एक सिंगल डार्विन ने ये देखा कि एक पहली कोई फिंच आई होगी, फिंच बर्ड आई होगी, उसने अलग अलग रिसोर्सेज को यूज़ किया, क्योंकि नई जगह पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया, अडेप्ट किया, ठीक है, और नए नए खाने वाली चीज़ों के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने शरीर को चेंज किया। तो उस एक स्पीसीज से डार्विन फिंचेस ने क्या देखा कि फिंचेस की बहुत सी वैरायटीज़ हो गई, बहुत सी स्पीसीज आ गई, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आई थिंक पाँच स्पीसीज बनी थी कि 14 बनी, आई थिंक 5 स्पीसीज बनी थी, 5 या 7 स्पीसीज बनी थी, कि एक फिंच से 5 या 7 नई स्पीसीज हो गई थी। इसी को बेटा हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। अडेप्टिव क्यों बात करते हैं, अडेप्टेशन कर रहे हैं, नई जगह के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं और रेडिएट हो रहे हैं, क्योंकि अपने फीचर्स को चेंज कर रहे हैं। रेडिएट करना मतलब फैल रहे हैं अपने चेंजेस को। किसी ने अपनी बीक चेंज कर ली, किसी की बीक की शक्ल ये हो गई, किसी की बीक की शक्ल ऐसी हो गई, ठीक है। किसी ने अपने पंख छोटे कर लिए, ठीक है। कोई बरोइंग, कोई कीड़े मकोड़े खाने वाला बन गया, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को रेडिएट कर लिया, एक सिंगल पेरेंट ने, एक सिंगल एंसेस्टर की वजह से अलग अलग चेंजेस जो आए, ठीक है। और इमीडिएटली कुछ ओवर पीरियड ऑफ टाइम से होता है, ठीक है। इसी रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस का ये इन्होंने कंसेप्ट पढ़ा था, और ये बेस्ट एग्जाम्पल था जिसने डार्विनिज्म के कंसेप्ट को जो है क्या था बताया था कि वेरिएशंस आई, ठीक है। फिर नेचुरली सिलेक्ट हुए, रिसोर्सेज को किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, वो आया। तो अब टॉपिक आ जाए एडेप्टिव रेडिएशन किसने दिया है, तो याद रखना डार्विन ने दिया। अच्छा, ड्रॉबैक्स की बात करें, ठीक है। अब बात है ड्रॉबैक्स की। डू नॉट रेफर अबाउट वेरिएशंस। उन्होंने ये तो बोल दिया कि इनहेरिटेड है, जो वेरिएशंस है वो इनहेरिटेड है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इनहेरिटेशंस कैसे हो रही हैं, जीन्स में हो रही हैं या सोमेटिक लेवल, मतलब हमारे जर्म सेल्स में, हमारे सेक्स सेल्स में हो रही है या सोमेटिक सेल्स में, हमारी बॉडी के किसी भी सेल में हो रही है, ये चीज़ वो बताना भूल गए थे। एंड कांट एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, और इन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो कि लेमार्क ने कंसेप्ट छेड़ा था उसको इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेचुरल सिलेक्शन और नियो डार्विनिज्म। तो क्या हुआ, आज भी हम डार्विन को काफ़ी मानते हैं, लेकिन फिर कंसेप्ट आया नियो डार्विनिज्म का। डार्विन के फर्दर साइंटिस्ट ने क्या किया, ह्यूगो डे वेरीज ने क्या बोला, इन्होंने डार्विन के कंसेप्ट में एक दो चीज़ें और ऐड की जिसको आज के टाइम पे हम काफ़ी मानते हैं, ठीक है। ह्यूगो डे वेरीज ने क्या बोला, म्यूटेशन का कंसेप्ट दिया, ठीक है। ये इसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं, आज ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। डार्विन का जो कंसेप्ट था उसमें इन्होंने क्या कहा, म्यूटेशन का कंसेप्ट। इन्होंने क्या कहा कि जो वेरिएशंस हैं वो म्यूटेशंस की वजह से होती हैं, और जो जीन लेवल पे होती हैं, मतलब हमारे जर्म सेल से, जो हमारे सेक्स सेल्स होंगे, मतलब जो स्पर्म और ओवा के अंदर जीन्स में चेंजेस होंगे, उसकी वजह से जो वेरिएशंस होंगी वही जो है इनहेरिटेड होंगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, उसी से वेरिएशंस आएंगी। तो इन्होंने म्यूटेशन का कंसेप्ट दिया, ठीक है, जो चीज़ डार्विन नहीं समझा पाए थे, ठीक है, कि
कौन से सेल्स में हो रही है, ये वेरिएशंस क्यों हो रही है, ये वेरिएशंस का इन्होंने रीजन दिया म्यूटेशंस की वजह से, और म्यूटेशन जो है बेटा आपके जर्म सेल्स में हो रहा है। सोमैटिक सेल्स हमारे बॉडी के कोई भी सेल होते हैं, मेरे हाथ के सेल में अगर चेंज होगा, म्यूटेशन होगा बेटा, वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मेरे सेक्स सेल्स मतलब मेरे स्पर्म या ओवा में चेंज होगा तभी मेरा वो जो म्यूटेशन है वो फर्दर वो वेरिएशन मेरे बच्चों में जाएगा, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन से बच्चों में सिर्फ उनके सेक्स सेल्स जाते हैं, मतलब उनके स्पर्म या ओवा जाते हैं, ठीक है, बॉडी का कोई और सेल नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है ह्यूगो डे व्रीज ने कंसेप्ट को बोला था और डार्विनिज्म को पूरा किया था, ठीक है। वेरिएशन बेटा जेनेटिक होती हैं और वेरिएशन के कारण क्या होते हैं, रिकम्बिनेशन एंड म्यूटेशंस, ठीक है। रिकम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं डिटेल में जेनेटिक्स में, ठीक है, हमारे मियोसिस में रिकम्बिनेशन होती है या फिर म्यूटेशन होता है, ठीक है। फिर अब आते हैं लास्ट टॉपिक, यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया, ठीक है, न्यू डार्विनिज्म। अब आते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए नेचुरल सिलेक्शन समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन को बेटा डार्विन ने ही दिया, इन्होंने क्या कहा, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स रीस्टार्ट अगेन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन हम ये अलग टॉपिक है, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं जो मेजर टॉपिक आज का है, ठीक। चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट है, इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इट्स अ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यू टू डिफरेंस इन फिनोटाइप, चांस ऑफ रिकम्बिनेशन लीड्स टू इंक्रीज वेरिएबिलिटी, इनकरेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल जीन्स, ठीक है। क्या याद रखना है इसमें, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है इसको समझाते हैं, ठीक है। एक आपने रखना है जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है, कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डार्विन कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म जो है, हाँ, मतलब जितना भी कोई भी आपका स्पीसीज है उसकी अलग अलग वेरिएशंस के अलग अलग फिनोटाइप है, मतलब बाहर से उनकी प्रेजेंस कुछ और है, एक का रंग गोरा है, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, एक वाइट है, ठीक है। और ये जो फिनोटाइप होते हैं बेटा रिकम्बिनेशन की वजह से, मतलब रिकम्बिनेशन हमने पढ़ा ना कि अभी जो वेरिएशंस है वो रिकम्बिनेशन की वजह से भी होती है, रिकम्बिनेशन की वजह से जो है हमारी वेरिएबिलिटी ये वेरिएशंस होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग फिनोटाइप्स देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। और आपका नेचर कैसा है, आपका मतलब आपका एनवायरनमेंट कैसा है जो आपका जो इंकरेज करता है बेनिफिशियल जीन्स, मतलब है तो जेनेटिक लेवल पे जीन्स पे, कोई एक जीन जो है हमें ब्राउन कलर दे रहा है, एक ब्लैक दे रहा है और ये देख रहा है, ठीक है। तो ये जो है बेटा जो आपके उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो बेनिफिशियल जीन्स हैं जो उसके उस फिनोटाइप को क्या कर रहे हैं, बेटर से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, बेटर से यूज कर पा रहे हैं। कोई फिनोटाइप जो है बेटर किसी एक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो बेनिफिशियल जीन्स को जो है इंकरेज कर रहा है, ठीक है। इसी को हम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्यों, क्योंकि एक फिनोटाइप जनरली अपने टाइप के फिनोटाइप के साथ ही करेगा, ठीक है। ऑल्दो वो मेट दूसरे टाइप के फिनोटाइप के साथ भी कर सकता है, ठीक है, ये ब्लैक है ये ब्राउन है, दे कैन, बट जनरली क्या होता है कि सेम टाइप के फिनोटाइप के साथ वो करता है, और इसी को हम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, बिकॉज डिफरेंस इन द रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के हमें फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। उस पर जाने से पहले एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, है ना, वही जो हम बचपन से मोथ वाला पढ़ते हैं तो आपको नेचुरल सिलेक्शन ज्यादा बेटर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देवर मोथ जो होते हैं बटरफ्लाई के भाई होते हैं, बटरफ्लाई जैसी ही एक स्पीसीज होती है, लेकिन वो शाम और सुबह को मिलती है, देखने में बटरफ्लाई जैसे लगते हैं, ठीक है, पर बटरफ्लाई नहीं होते। मोथ जो है, ठीक है, एक आपके ग्रे कलर के हैं, एक आपके ब्लैक से कलर के, ठीक है। नेचर ने डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की वजह से दो फिनोटाइप्स थे, ठीक है। जब आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी 18th सेंचुरी में आई और ये लंदन में ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो आपके पेड़ जो थे ना बेटा, एक पेड़ होता था, पेड़ का जो तना था दैट वाज जनरली वाइटिश उसमें, ठीक है, वाइट उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो ग्रे मोथ थे वो दिखते नहीं थे, उसके तने थोड़े वाइटिश उसमें थे, वो दिखते नहीं थे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर वो नहीं दिखते थे तो वाइटिश नहीं दिखते थे, तो जो कोई पंछी आता था ना खाने के लिए तो ग्रे वाले जो है वो उनको दिखते नहीं थे, ब्राउन वाले दिख जाते थे, तो ब्राउन वाले को उठा के, ब्राउन या ब्लैक वाले को उठा के खा के चले जाते थे। तो इसमें क्या था कि ग्रे वाले की पॉपुलेशन ज्यादा थी, ब्राउन वाले की पॉपुलेशन कम थी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोयले का इस्तेमाल होना चालू हुआ और इंडस्ट्री से बहुत सारा कोयले से कोल निकलता था और कोल की वजह से इन पेड़ों के ऊपर ब्लैक जो कोल जो है डिपोजिट होना चालू हो गया।
अब क्या हुआ कि जो ग्रे वाला था, ग्रे वाला मोथ था, वो जो है पंछियों को दिखने लग पड़ा, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, ट्रंक्स आपके डार्क कलर के हो गए, वो ग्रे वाले दिखने लग पड़े, और जो ब्राउन कलर वाले हैं वो उनको उसमें वो हो गए, कैमोफ्लेज हो गए, उनको नहीं दिखते थे, क्योंकि ब्राउन रंग पे ब्राउन या ब्लैक नहीं दिखेगा, ग्रे वाले दिखने लग पड़े। तो जो प्रीडेटर था, जो पंछी आते थे, वो ग्रे वाले को उठा के चले जाते थे और उनको खा लेते थे। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि ब्राउन वाले बढ़ गए, ग्रे वाले घट गए, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन ये है कि कोयले का इस्तेमाल यूज होना एक टाइम के बाद बंद हो गया 19th सेंचुरी में। अब इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए, इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए तो फिर से वो फर्स्ट कंडीशन में आ गए, पेड़ अब दोबारा से हरे भरे और ग्रे ट्रंक वाले हो गए। अब क्या हुआ, अब ग्रे वाले यहाँ ज्यादा सर्वाइव कर गए और ब्राउन वाले पंछियों को ज्यादा दिखने लग पड़े, इसलिए ब्राउन वालों का नंबर कम हो गया। तो आप देख रहे हैं हर इन्वायरमेंट कैसा है, पेड़ की कंडीशन कैसी है, वैसे उस तरीके पे आपका फिनोटाइप चेंज हो रहा है। किसी टाइम पे ग्रे वाला ज्यादा है, किसी टाइम पे ब्राउन वाला ज्यादा है। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा फिनोटाइप अडेप्ट कर रहा है, वो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। इसी के बेस पे नेचुरल सिलेक्शन के 3 फेट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। पॉजिटिव जो होता है, जेनेटिक चेंजेस दैट कंफर्म हायर फिटनेस टेंड्स टू इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम, ठीक है। इसमें क्या है कि जिसमें कोई पॉजिटिव चेंज जो है, ठीक है, पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव इंक्रीज फिटनेस आपकी बढ़ती है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बेटर से बेटर होता जाता है। नेगेटिव क्या है, जेनेटिक डिक्रीजेज ऑर्गेनिज्म फिटनेस, मतलब ऐसे नेचुरल सिलेक्शन जो उस ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होती है, वो पॉपुलेशन जो है कम हो जाती है और एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। बैलेंसिंग क्या है कि म्यूटेशन इज एडवांटेजेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एडवांटेजेस है, इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे जब हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। बट नॉट इन होमोजाइगस, जब होमोजाइगस कंडीशन है तब वो क्या है, तब वो क्या है, एडवांटेजेस नहीं है। एलील टेंड टू मेंटेन इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट ये वाली कंडीशन में, ठीक है, ज्यादा बेटर जो है खुद को जो है बैलेंस कर रहा है अपने नेचर के अकॉर्डिंग और सर्वाइव कर रहा है, रेदर देन होमोजाइगस कंडीशन ये और ये कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये सर्वाइव करेगा। विद एग्जांपल आगे समझते हैं, चलिए, ठीक है। इसी के जो टाइप्स हैं दैट इज द डायरेक्शनल, सबसे पहले जो टाइप्स हैं दैट इज डायरेक्शनल, इसको समझते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपने छोड़ना नहीं है, समझना है, पॉइंट्स एक एक पॉइंट इसका जरूरी है, ठीक है। प्रोड्यूस अ रेगुलर चेंज विद पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शन से मतलब कि एक जो ग्राफ है वो बेटा किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट। और ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि आपका एनवायरमेंट चेंज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है नेट का कि डायरेक्शनल सिलेक्शन का कारण क्या है, बिकॉज ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट बदलता है जिसकी वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज होती है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और ये एक प्रोग्रेसिव जो है क्या है, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का होता है, ठीक है। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ये जो स्टार मार्क किया ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट लाइन में आ जाते हैं। एवरेज डोमिनेंट मीन वैल्यू इज नेवर फेवर्ड, ठीक है। इसमें जो मीन वैल्यू है, ठीक है, जो ये मीन वैल्यू होती है ग्राफ में, ठीक है, ये एवरेज जो है ये कभी सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एट एक्सट्रीमिटीज आर फेवर्ड, जो एक्सट्रीमिटीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ है कोने कोने में, ये फेवर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। मीन वैल्यू शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, जो मीन है, एवरेज है, ये शिफ्ट करती है दूसरे उस पर, ठीक है। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन विल मोर और लेस रिमेन सेम और कैन बी हाइवर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेविएशन होगा वो ऑलमोस्ट बराबर या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो भी मैंने बिस्टन बेटेल्यूरिया बताया, ये एक पेपर्ड मोथ है, ठीक है, बिस्टन बेटेल्यूरियस का नाम है, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल पीछे देखे हटिए, 2 वेरिएशन थे, एक ब्राउन कलर और एक ग्रे कलर का, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ट्रंक जो थे बेटा वो लाइकन से कवर होते थे, यस, टी ट्रंक्स वर कवर्ड विद लाइकन्स, और लाइकन जो थे ग्रे कलर के थे। इंक्रीज ग्रे कलर, तो इसके ऊपर अगर ग्रे कलर का मोथ बैठता था तो वो क्या है, पक्षी को दिखाई नहीं देता था, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रे कलर ज्यादा थे। और डिक्रीज ब्राउन मोथ, क्योंकि पक्षियों को ब्राउन कलर उस ग्रे कलर पे दिख जाता था तो वो कम थे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, पॉल्यूशन हुआ, स्मोक हुआ, लाइकन्स खत्म हो गए और ट्री जो है वो ब्राउन हो गए, जिसकी वजह से जो ब्राउन कलर था वो इंक्रीज हुआ और ग्रे कलर डिक्रीज हो गया। चलिए इसके यहाँ पे समझते हैं। अब जो हमने पॉइंट्स पढ़े उसको मैं यहाँ समझाती हूँ, ठीक है। क्या है कि आपके पास ये एक फिनोटाइप था, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले था। ये आपका एक मीन ग्राफ है, इस ग्राफ को ऐसा है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका कौन सा ग्रे कलर वाला ज्यादा था, ठीक है। कोने कोने में कम का होगा, यहाँ ब्राउन होगा, ब्राउन यहाँ होगा या यहाँ होगा ब्राउन कलर, कोने कोने में ब्राउन होगा। अब क्या हुआ कि इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ, और इसकी एक मीन वैल्यू, ठीक है, ये डिविएट नहीं करती है, इतनी रहती है, ये नहीं कि ऊपर चली जाएगी नीचे चली जाएगी, इतनी रहेगी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, ग्रे कलर वाले डिक्रीज कर गए और ब्राउन कलर वाले इंक्रीज कर गए। तो ग्रे कलर वाले कहाँ आ गए, ग्रे कलर वाले इस एक्सट्रीमिटीज में आ गए, ठीक है।
इस कोने में आ गया, ये आपका ग्रे कलर वाला आ गया, ठीक है, या तो ये होगा, और सेंटर में मीन वैल्यू जो सेंटर में जो हाई उस पे एवरेज में वहाँ पे ब्राउन कलर वाले आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जो हम आपको कंडीशन में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इंक्रीज जो है आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, एवरेज मीन वैल्यू इज नेवर फेवरेट। जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज मीन वैल्यू पे बैठा है वो फेवर नहीं हुआ। यहाँ पे ग्रे था, लेकिन जब आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन में ग्रे कम कर गया, ठीक है, तो मतलब मीन वैल्यू इसको सिलेक्ट नहीं किया, ये वाला ट्रेड सिलेक्ट नहीं हुआ है, कोई और जो एक्सट्रीमिटीज में है, जो कोने में दूसरा इसका दूसरा जो करेक्टरिस्टिक था वो फेवर हुआ है। मीन वैल्यू शिफ्ट करती है, एक से दूसरी जगह शिफ्ट करती है, मतलब ग्राफ ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में चेंज होती है, लेकिन चेंज नहीं होती है। सेंटर में मीन वैल्यू तो इतनी है, फ्रीक्वेंसी तो उतनी रही, बस ये है कि शिफ्ट की है, इधर से इधर को की है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेटा आपने याद रखना है, इसमें बड़ा ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है। और क्या है, किसकी वजह से होती है डायरेक्शनल चेंज, ये होती है एनवायरमेंट की वजह से। चलिए अब आते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, बैलेंसिंग सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। गोइंग टू द एब्सेंस ऑफ, ये गोइंग ऑन इन द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल एनवायरमेंट, इसमें बेटा एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं है, ये छोटे छोटे उसमें होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग हियर आर वाइटल फॉर द ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे जो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ऑपरेट्स इन कॉन्स्टेंट इन अनचेंजिंग एनवायरमेंट, इनमें बेटा इन्वायरमेंट नहीं बदलता है, कांस्टेंट एक जैसा रहता है। एवरेज मीन वैल्यू आर फेवर्ड, यहाँ पे जो मीन वैल्यू है बेटा वो कम बढ़ती है, ठीक है, याद रखना ये बढ़ती है, ठीक है। सर्वाइवल डिक्लाइन इन स्मॉल एंड लार्ज विंग साइज ऑफ बर्ड्स एंड गेट एलिमिनेटेड, ये इसका एग्जांपल मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। नॉन एवरेज वैल्यूज आर एलिमिनेटेड, जो एलिमिनेटेड है, जो साइड वाली एक्सट्रीमिटीज वाली है वो एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। मीन वैल्यू रिमेन सेम एंड फेवर्ड, जो मीन वैल्यू है वो सेम रहती है। रिड्यूस स्टैंडर्ड डिवीएशन, इसमें स्टैंडर्ड डिवीएशन बेटा कम होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो कम होती है। रिजल्ट इन जेनेटिक होमोजेनाइटी, ये जेनेटिक होमोजेनाइटी को जो है क्या करता है, फेवर करता है। और क्या है, ये सेंट्रीपिटल सिलेक्शन को, मतलब किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फेवर करेगा, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एलिमिनेट हो जाएंगे, इसलिए ये होमोजेनाइटी को बोलता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं रोबिन बर्ड से, फिर देखते हैं। रोबिन एक बर्ड है बेटा, उसका विंग साइज जो है ना, विंग साइज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके क्लच साइज से समझते हैं, ठीक है। 2-3 मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाऊंगी, पहले रोबिन बर्ड का, ठीक है। क्लच साइज होता है कि कितने अंडे दिए हैं, 2 दिए हैं, 4 दिए, 5 दिए, ठीक है। वो जनरली 4 अंडे जो है ले करती है। अगर 4 से कम अंडे दिए, ठीक है, 4 से कम अंडे दिए तो बेटा वो माल न्यूट्रिशन या प्रिडेशन, मतलब कम अंडे होंगे तो क्या होगा, कोई भी पक्षी आके इस पे अटैक करेगा, इसके अंडे खा जाएगा, या कोई भी जानवर प्रेडेटर आके। और 4 से ज्यादा है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन नहीं होंगे, प्रिडेशन इसलिए होगा। 4 से ज्यादा है तो बेटा माल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। माल न्यूट्रिशन क्या कि अंडे ज्यादा है, रॉबिन बर्ड उतनों को हैच नहीं प्रॉपर कर पा रही, उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही है जब वो हैच में उसको लेके जा रही है, तो ठीक है, और ईजिली उसको फीड नहीं कर पा रही। 4 से ज्यादा भी खतरनाक है, 4 से कम भी खतरनाक है, तो वो जनरली क्या करता है, वो 4 ही अंडे जो है, 4 को वो खाना भी प्रॉपर दे पा रही है, प्रिडेशन भी इतना नंबर है कि प्रिडेशन से भी बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये आप इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, सिर्फ 4 को जो है फेवर कर रहा है। तो अगर ये है लेस देन 4, ये है मोर देन 4, ठीक है, और ये कितने इतने हैं जब आपके 4 जो है बच्चे हैं इस रोबिन बर्ड के, तो क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपके एक्सट्रीम्स में है, ठीक है, ये क्या है, कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और सिर्फ सेंटर, जब 4 अंडे होंगे तभी उसके बच्चे सर्वाइव करेंगे, 4 से कम होंगे तो नहीं सर्वाइव करेंगे, 4 से ज्यादा होंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एवरेज मीन वैल्यू, जो एवरेज पे बैठा है उसको क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, नहीं, एनवायरनमेंट का यहाँ कोई काम नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है, आपके वाइटल ऑर्गन्स में यहाँ पे काम है, ठीक है, जो स्मॉल एंड लार्ज विंग साइड्स, ठीक है। और ये सेम एग्जांपल बेटा आपके बर्ड्स के विंग्स में भी, बर्ड्स के विंग का साइज एवरेज होना चाहिए तभी चलेगा। छोटे विंग्स होंगे तो खत्म हो जाएगा, बड़े विंग्स होंगे तो उड़ा नहीं जाएगा, एवरेज मीडियम साइज के होंगे तभी काम करेगा, वो एक एग्जांपल है। नॉन एवरेज वैल्यूज, मतलब जो साइड वाली वैल्यूज है बेटा वो एलिमिनेट हो जाती है। मीन वैल्यू सेम रहती है, वो सेम ही रहती है, बीच वाली ही फेवर होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है क्योंकि आपकी बेटा मीन वैल्यूज, सॉरी आपकी साइड वाले जो है वो कम हो जाएंगे। और जेनेटिक होमोजेनाइटी को ये कैरेक्टरिस्टिक्स फेवर करता है, क्यों, क्योंकि एंड में सिर्फ 4 वाला ही रह जाएगा, ये वाला तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकल जाएगा। और इसको हम सेंट्रीपिटल क्यों, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है ना बेटा, तो इसको सेंट्रीपिटल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। इसमें एक और एग्जांपल आता है ह्यूमन बच्चे, ठीक है। अगर ह्यूमन का जो बच्चा है 2.5 किलो से कम है तो उसका सर्वाइवल का चांस कम हो जाता है, और 4 किलो से ज़्यादा है तो ओबीज हो जाता है, उसका भी सर्वाइवल का कम ज़्यादा होता है। तो 2 से 4 किलो के बीच में एक हेल्दी बच्चा माना जाता है, अदरवाइज उनके जो सर्वाइवल चांसेस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट वन, दैट इज द डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम डाइवर्सिफाइंग बोलते हैं, ठीक है।
ये कम होता है, नेचुरली बहुत कम होता है, ये बाइमोडल ग्राफ देता है। इसका जो ग्राफ है पहले वाले का ऐसा है, दूसरे का ऐसा है, तीसरे में ये ग्राफ जो है बीच वाले को जो है फेवर नहीं करेगा, एक्सट्रीम्स दोनों को फेवर करेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। बाइमोडल ग्राफ है मतलब दो इसके ऐसे बनेंगे, ठीक है। प्रीवियसली होमोलोगस पॉपुलेशन ब्रेक अप इनटू सेवरल डिफरेंट एडेप्टिव फॉर्म्स, एवरेज मीन वैल्यू नॉट फेवर्ड व्हाइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, number of mean value increase may also get changed due to environmental change, peak value may vary depending on new environmental conditions। ठीक है, अब समझते हैं। स्नेल टेक्स को एग्जांपल देखते हैं, ये रेयर है, कम होता है। स्नेल्स बेटा अगर पानी में है, ब्राउन स्टोन्स के ऊपर है तो ब्राउन कलर फेवर करेगा, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, स्नेल्स के 3 कलर हैं, ब्राउन, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अगर पानी के अंदर ब्राउन स्टोन्स के ऊपर आपका ब्राउन कलर है तो उसको फेवर करेगा, ठीक है। और अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, लेट्स से इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है कि स्टोन में ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन्स बढ़ जाते हैं, तो आपके ब्लैक भी फेवर हो जाएंगे, व्हाइट भी फेवर हो जाएंगे, और ब्राउन जो है वो कम हो जाएंगे जब आपके ब्राउन जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन समझिए, हुआ क्या कि पहली कंडीशन में ऐसा था कि आपका जो ब्राउन था वो सर्वाइव कर रहा था, ब्राउन जो है ब्राउन पत्थर पे सरवाइव कर रहा था, वो दिख नहीं रहा था, प्रेडेशन नहीं हो रही थी उसकी। और जो ब्लैक था वो ब्राउन पे दिख जा रहा था, ये भी कम था, ठीक है। व्हाइट था वो तो था ही ब्राउन पत्थर पे, वो भी दिख जा रहा था, नंबर कम हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही ब्राउन पत्थर कम हुए और आपका ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन्स जो है बढ़ गए, तो क्या होगा कि ब्राउन जो है वो सबसे पहले एलिमिनेट होगा, ठीक है। सेंटर वाला सबसे एलिमिनेट होगा, वो सबसे नीचे जाएगा, और आपका जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। मतलब आपका ब्लैक बढ़ जाएगा और आपका व्हाइट वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है इन्वायरमेंटल। और लेकिन आप देख रहे हैं ये कंडीशन होना, नेचुरली होना बहुत मुश्किल है, बहुत कम है, इसलिए ये रेयर फिनोमेना है। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं। प्रीवियसली होमोलोगस पॉपुलेशन ब्रेक इनटू सेवरल डिफरेंट एडेप्टिव फॉर्म्स, मतलब जो होमोलोगस जो अभी ब्राउन चली आ रही थी वो एडेप्टिव में बदल गई है, उसकी और भी फॉर्म्स बन गई है, ब्लैक व्हाइट। एवरेज मीन वैल्यू यहाँ पे फेवर नहीं हो रही है, क्योंकि एवरेज मीन वैल्यू तो घट रही है, ठीक है। जो इनिशियली थी वो घट रही है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एट एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, एक्सट्रीम वाले कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे मीन वैल्यू का नंबर बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि पहले एक सिंगल मीन वैल्यू होती थी एवरेज, अब इसमें 2 आ गई, एक ये, ठीक है, बढ़ रहा है और चेंज हो रहा है कंडीशंस एनवायरनमेंट के ऊपर भी, ठीक है। पीक वैल्यू में वेरी, पीक वैल्यू बेटा ये भी वेरी करती है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे बेटा आपके नेचुरल सिलेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। एक बार इसको जो है समझ लेते हैं। डायरेक्शनल में ऐसे मूव करेगा, शिफ्ट मीन एक एक्सट्रीम साइड को जो है इन्होंने फेवर किया है। स्टेबलाइजिंग में सेंटर वाला बढ़ेगा, स्क्वीज्ड पीक, सेम मीन, लो एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सट्रीम्स एलिमिनेटेड, रॉबिन क्लच साइड। डिस्ट्रप्टिव के केस में बाइमोडल होगा, 2 पीक्स मिलेंगी, मीन एलिमिनेट हो जाएगा, शेल स्नेल का शेल कलर जो है वो इसमें जो है फेवर, हमने एग्जाम्पल देखा। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन की बात करें, एडेप्टेशन क्या है? ऑल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव सक्सेसफुली इन इट्स एनवायरमेंटल कंडीशन। मैं किसी नई एनवायरमेंटल कंडीशन में गई, वहां मैंने खुद को अडेप्ट कैसे किया, ठीक है। मैं चली गई, मैं स्कूल से चली गई कॉलेज में मुझे नए दोस्त मिले, वहाँ पे नए प्रोफेसर थे, पढ़ने का तरीका बदला, मैंने खुद को अडेप्ट किया। स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो जो आप फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस लेके आ रहे हैं एनवायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उन्हें हम अडेप्टेशंस बोलते हैं, ठीक है। अडेप्टेशंस कैन बी और स्ट्रक्चरल टाइप्स में पढ़ते हैं। पहली स्ट्रक्चरल क्या है कि आप अपनी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंज करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से बेटा आपके स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस हैं? पहला है कर्सोरियल अडेप्टेशन। कर्सोरियल अडेप्टेशन बेटा उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जो जनरली रनिंग करते हैं, ठीक है, जो रनिंग करते हैं, लाइक आपके हॉर्स, लाइक आपके, ठीक है, हॉर्स आपने देखा है वो कर्सोरियल करता है, जो ग्राउंड पे रन करते हैं, लैंड पे रन करते हैं, तो उनका क्या होगा, ठीक है, जो रनिंग करते हैं, जो जिनको बड़ा रनिंग, आपके जैसे कि हिरन वगैरह हो गया, उनको लाइन से खतरा होता है तो वो बहुत फास्ट रनर्स होते हैं, चीता वगैरह आपका हो गया, ठीक है, जो फास्ट रनर्स हैं, जिन्होंने ग्राउंड पे या तो बचना है या तो खाने किसी के ऊपर प्रे करना है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, लिम्स जो है इलोंगेटेड होंगे बेटा। क्या अडेप्टेशन की, उन्होंने अपने लिम्स बढ़ा लिए, डिजिट्स का नंबर मतलब उनकी जो आगे की डिजिट्स हैं पैरों की वो कम हो जाएंगी, और गर्डल जहाँ पे उनकी लिम्स, जो गर्डल वाला मतलब हिप वाला जो रीजन है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो है लिम्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। एक होते हैं फॉसोरियल। फॉसोरियल वो होते हैं बेटा जो केव्स के अंदर रहते हैं या फिर जमीन के अंदर केव्स बना के बरो करके रहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा बेटा, क्योंकि ये जमीन के अंदर रह रहे हैं तो इनको सेंस ऑफ साइट कम होगी, क्योंकि इनको देखना नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये उसके जमीन के नीचे ही होंगे, सेंस ऑफ साइट इनकी कम होगी,
होगी, लेकिन इनकी सेंस ऑफ स्मेल और टच ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर एक सेंस कम कर रहा है तो इनको स्मेल से ये चीज़ों को पहचानेंगे, खाने को या आसपास के डेंजर को, या टच से। स्लेंडर अनपिगमेंटेड बॉडी, क्योंकि ज़मीन के अंदर दे रहे हैं, सनलाइट डायरेक्ट आ नहीं रही, तो इनकी बॉडी पतली हो जाती है और अनपिगमेंटेड हो जाती है। बरोइंग अपेंडेजेस, इनके पास बरोइंग अपेंडेजेस होते हैं लाइक अर्थवॉर्म, ठीक है, तो ये खोदते हुए जाते हैं। थर्ड इज स्केंसोरियल ऑर्गेनिज्म। स्केंसोरियल वो है बेटा जो क्लाइंबिंग अडेप्टेशन, जो क्लाइंब करते हैं, ऊपर रहते हैं। एग्जांपल्स बंदर वगैरह जो पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे बेटा, इनके शोल्डर ज्यादा स्ट्रांग हो गए क्योंकि छलांग मारते हुए जाते हैं। एप्स देख लो, बंदर देख लो, इनके प्रॉक्सिमल जो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो लंबे होंगे, मतलब आगे वाले जो डिजिट्स होंगे वो लंबे होंगे। प्री हेंसाइल टेल, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बेटा अपना सेंटर ऑफ इनर्शिया मेंटेन करना होता है, तो इनकी जो जो पूंछ है वो लंबी और ऐसे होती है जो इनकी बॉडी को मेंटेन कराती है, ठीक है। और टेल जो है प्री हेंसाइल ऐसे इनके होते हैं, ठीक है। अपोजिबल डिजिट्स विद एडहेसिव पैड्स, इनके जो डिजिट्स है वो एडहेसिव पैड्स, ताकि आसानी से पेड़ों को पकड़ सके या चिपक सके उनसे, ठीक है। लाइक योर, जैसे आपके ट्री फ्रॉग्स होते हैं, उनके एडहेसिव पैड्स होते हैं ताकि वो जो पेड़ है या पत्ते हैं उनसे चिपक जाते हैं। फिर आते हैं आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में रहते हैं। इनकी बेटा स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं। क्यों स्ट्रीमलाइन क्या होता है, फिर ये वाटर प्रेशर को बेयर कर पाते हैं, तो ऐसा होता है तीखा सा, ठीक है, वाटर फिर ऐसे चला जाता है और इनके ऊपर जो है कम प्रेशर आता है। लेटरली कंप्रेस्ड टेल, टेल जो है वो कंप्रेस्ड होती है, एकदम पतली सी चिपकी हुई होती है जो हिलती हुई जाती है, ठीक है। नेक नहीं होती है, रिड्यूस, और लिम्स कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, ठीक है, वो हमें पता है, वेब्ड लिम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनको तैरने में हेल्प करवाते हैं। ये है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी कंडीशन है, इन्होंने वैसे अपने शरीर को जो है मॉडिफाई कर लिया है। अब बातें हैं प्रोटेक्टिव, कि खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो तो ये था कि उनको कंडीशन चलने फिरने के लिए। अगर बेटा स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव, स्ट्रक्चर्स में प्रोटेक्ट खुद को करना है। पहला है एरियल एंड फ्लाइट, ठीक है, एरियल लाइक बर्ड्स ने उड़ना चालू कर लिया है, ठीक है। फ्लाइंग के केस में इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, इनकी भी ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसे आपके पंख होते हैं, ठीक है, और लाइट वेट बॉडी होती है। न्यूमेटिक बोन्स होती है कि बोन्स अंदर से होलो होती है, ठीक है, होलो होती है तो इनको उड़ने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और बेटर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरस एंड स्टर्नम, जो स्टर्नम वाला हिस्सा है, ये वाली जो हड्डियां होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बेटर डेवलप्ड होंगी। सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड साइट ये ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने ऊपर से हवा में उड़ते हुए देखना है तो उनको दिखेगा भी ज्यादा, स्मेल भी ज्यादा होगी और साइट भी ज्यादा ब्रॉड होगी। फिर अगर मैं डेजर्ट एडेप्टेशन की बात करूं बेटा, डेजर्ट एडेप्टेशन में वाटर कंजर्विंग पावर ज्यादा होगी, हाइग्रोस्कोपिक स्किन होगी, लाइक स्नेक्स देख लीजिए, लिजर्ड्स देख लीजिए वहां पे, ठीक है, तो उनकी स्किन हाइग्रोस्कोपिक, बढ़िया सी स्केली सी स्किन होती है ज्यादा, ठीक है। वाटर सेल्स जो है बेटा स्टमक में होंगे, पेट के अंदर होंगे ताकि ज्यादा वाटर कंजर्व करके रखें। बॉडी के ऊपर थिक स्केल्स होंगे ताकि इवेपोरेशन कम हो सके, जितना ज्यादा पानी बचा सकते हैं, ठीक है। पैरासिटिक की बात करें बेटा, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनमें लोकोमेटरी ऑर्गेनिजम्स नहीं होते क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इनके सेंस ऑर्गन्स भी कम होते हैं क्योंकि ये किसी और की बॉडी पे रहते हैं, तो इनको सेंस ऑर्गन्स का काम नहीं है। बस इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल क्यों जरूरत होगी बेटा, क्योंकि खाना खा नहीं रहे, तोड़ नहीं रहे, ये बना बनाया खाना रहता है, डायरेक्ट ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ठीक है, इनको बने बनाए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। या अगर इंटेस्टाइन के अंदर तो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में हमारा खाना डाइजेस्ट होकर आता है, डायरेक्ट उस डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं। तो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, खाना खुद से डाइजेस्ट नहीं करते, बना बनाया डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं, ठीक है। और इनमें बहुत हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है क्योंकि इन्होंने किसी और की बॉडी में रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो इनमें अलग तरीके का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोटेक्टिव की बात करूं, प्रोटेक्टिव ये तो हो गए एडेप्टेशन, स्ट्रक्चर्स बॉडी में कैसे उन्होंने किया। अब है प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन, ठीक है, कि खुद को एनिमल से कैसे बचा रहे हैं, ठीक है। दो तरीके की प्रोटेक्टिव आपकी एडेप्टेशन होती है, एक होती है विजुअल, एक होती है नॉन विजुअल, ठीक है। विजुअल एडेप्टेशन वो है जो बाहर से देखने में हमें लगे, कैसे हैं समझते हैं। विद रिस्पेक्ट टू विजुअल एक्सटर्नल अपीयरेंस, कलर, शेप या बिहेवियर, या तो अपना शरीर का शेप वैसा कर लेंगे, या बिहेवियर वैसा कर लेंगे, अपना कलर वैसा चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहला है प्रोडक्टिव कलरेशन, विजुअल्स में अगर हम देखें, हार्मनी ऑफ शेड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं, ठीक है। मैं जैसे गिरगिट देख लिया, गिरगिट जहां जाएगी वैसा रंग बदल लेगी, ठीक है, तो क्या है किसी को नजर ही नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपकी बटरफ्लाईज होती है, वो ऐसे लगती है जैसे पत्ते की तरह, जिस पत्ते पे बैठी हुई लगेगा कि पत्ता, बट एक्चुअल में वो पत्ता नहीं होता है, वो बटरफ्लाई होती है। तो जिस शेड का जहां पे वो उनकी सराउंडिंग है वैसा अपना स्ट्रक्चर बना देंगे, वो दिखता नहीं है, इसी को हम क्रिप्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है बेटा प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन। दूसरे टाइप की जो विजुअल है दैट इज मिमिक्री या मिमिटिज्म। मिमिक्री क्या, किसी को कॉपी करना या किसी को इमिटेट करना। ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स एंड इमिटेट सम अदर ऑर्गेनिज्म और नेचुरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिमिक वो है जो मिमिक्री परफॉर्म कर रहा है, किसी को कॉपी कर रहा है। मॉडल वो है जिसकी कॉपी हो रही है, ठीक है। तो
लेट्स से, ठीक है, आपने देखा होगा एक स्टिक इंसेक्ट आता है, एक स्टिक है, ठीक है, आपने एक स्टिक इंसेक्ट देखा होगा, एक क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट होता है, एक स्टिक था, वैसा लगता है जैसे लकड़ी पड़ी है, बट एक्चुअल में वो क्रिकेट होता है, जो क्रिकेट हमने देखा है, ठीक है। तो वो क्या है, तो ये मिमिक होगा, जो आपका क्रिकेट होगा वो मिमिक होगा, जो इंसेक्ट क्रिकेट होगा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा जिस लकड़ी को वो मिमिक कर रहा है, जिस लकड़ी जैसा बन रहा है, वो आपका मॉडल होगा, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री दो तीन तरीके की हो सकती है, 4 तरीके की, ठीक है। पहले प्रोटेक्टिव मिमिक्री, कैमोफ्लाज करना, डिफेंसिव, ऑर्गेनिज्म रिजेंबल एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक इंसेक्ट स्टिक, ठीक है। कैमोफ्लाज करते हैं इंसेक्ट्स किससे बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए। इंसेक्ट जैसे स्टिक इंसेक्ट हो गया या आपकी लीफ इंसेक्ट हो गया, लाइक बटरफ्लाई मैंने आपको बताई, वो कैसी लगेगी कि वो खुद को ऐसे बना लेगी जैसे पत्ता है, तो दिखेगा ही नहीं प्रेडेटर को। एक होती है वार्निंग मिमिक्री, इसमें क्या होता है, ये बेटा जो हार्मलेस नॉन पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि जिसको खाना आसान है, वो क्या करता है, वो खुद को ऐसे बताता है कि वो बहुत पॉइजनस है, ये बहुत हार्मफुल है, वो ऐसे चिल्लाएगा, ठीक है, गू गू करेगा, और एक्चुअल में वो नहीं है, या फिर वो अपना रंग वैसा बदल लेगा, रंग वाले भी अभी हम आएंगे, ठीक है। नॉन पॉइजनस ऑर्गेनिज्म मिमिक करते हैं पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स को, सेम कैटेगरी में, ठीक आता है। फिर आती है आपकी बेटा बेटिसियन मिमिक्री, ठीक है, हार्मलेस और पैलेटेबल स्पीसीज इमिटेट द रिलेटिवली अनपैलेटेबल पॉइजनस कैटेगरी, ठीक है। पैलेटेबल क्या, एक खाई जाने वाली ऐसी स्पीसीज वो मिमिक करती है जो ना खाए जाने वाली या पॉइजनस कैटेगरी को, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, एक मोथ है बेटा, वो मिमिक करता है, ठीक है, एक मोथ है बेटा, प्रेडेटर बर्ड्स आते हैं, इस मोथ को खा सकता है, ठीक है, लेकिन वो मिमिक करता है वॉस्प जैसा, ठीक है। वॉस्प क्या है, हमें पता है, वॉस्प होती है तमोड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको जो मिमिक करता है उसकी जैसा देखने में बन जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, ठीक है, तो वो उसको जो है कॉपी करता है, तो बर्ड्स को लगता है ये भी वॉस्प है तो इसको नहीं खाना है, तो ठीक है, वॉस्प के लिए तो उसके लिए एडवांटेज हो जाता है, ठीक है, मोथ के लिए एडवांटेज हो जाता है, तो ठीक है। तो याद रखना बेटसियन मिमिक्री और वार्निंग मिमिक्री में बेटा क्या फर्क है। जो बेटसियन मिमिक्री है ना बेटा, इसमें डिफरेंट कैटेगरी को जो है ये क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। फिर आती है बेटा आपकी मुलेरियन मिमिक्री, थर्ड टाइप की, नो मिमिक मॉडल रिलेशनशिप। इसमें मिमिक मॉडल रिलेशनशिप नहीं होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ मिमिक एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ मॉडल, इसको हम मोलेरियन वो बोलते हैं। कैटेगरी सेम है, मतलब कि इसमें बेटा आपकी कैटेगरी सेम रहेगी, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। प्रे जो है ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ठीक है। मॉडल ये इससे बच रहा है, ये इससे बच रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपस में म्यूचुअल जो है मिमिक्री कर लेते हैं, ठीक है, ये प्रेडेटर से बचने के लिए, ठीक है। ये बोलते हैं मैं तेरी हेल्प कराता हूँ, ये मैं तेरे को मिमिक करता हूँ, तो ठीक है, इसमें कोई मॉडल मिमिक रिलेशनशिप नहीं है, दोनों ही मॉडल हैं, दोनों ही मिमिक है, ऐसी कंडीशन को आपको मुलेरियन मिमिक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कैटेगरी सेम होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। चलिए बाकी कुछ अडेप्टेशंस, जल्दी से, आज का टॉपिक थोड़ा लंबा चला गया, बट जल्दी से हमने अपना सिलेबस खत्म करना है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सिमुलेशन टू डेथ की ऑर्गेनिजम्स पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, तो वो डेथ ऑर्गेनिज्म की, मरे हुए इंसान जानवर की तरह पड़ जाता है, सबको लगता है कि मर चुके हैं, ठीक है, तो कोई भी उन पे फीड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा एक सवाल आता है कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे कोई भी फीड क्यों नहीं करता है, क्योंकि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स में बेटा इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है, उनका ब्लड क्लॉट हो चुका होता है और उनकी रीजन ऑफ डेथ नहीं नोन होता। अगर लेट से वो पॉइजन से मरे होंगे तो कोई और खा लेगा तो उनमें भी पॉइजन चला जाएगा, इसलिए डेड ऑर्गेनिजम्स पे कोई भी फीड नहीं करता है, ठीक है। ये टेरिफाइंग अपीयरेंसेस, ठीक है, ये अपना शरीर ही बहुत टेरिफाइंग, कि कोई हार्मलेस डिफेंसलेस ऑर्गेनिज्म है, वो जनरली आप देखेंगे ज़्यादा ब्राइट कलर के हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्योंकि नेचर में ऐसा है ना कि जितना ब्राइट कलर का ऑर्गेनिज्म होगा वो उतना ज़्यादा डेंजरस होता है। तो कोई हार्मलेस क्या है, वो क्या कर लेगा, जानबूझ के अपने बॉडी कलर को ब्राइट कर लाल कर लेगा, या ऐसे स्पॉट्स वगैरह। तो जनरली ऐसे जो कलर्स हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स क्या है उसको डेंजर किस तरह परसीव करते हैं, ठीक है। थर्ड है वार्निंग कलर्स, ठीक है, ब्राइट कलर पॉइजनस, तो वो भी वही है कि पॉइजनस ऐसे लगेगा दूसरे को कि पॉइजनस है, ज़्यादा ब्राइट कलर देंगे, ठीक है। अच्छा अगर बेटा नॉन विजुअल अडेप्टेशन की बात करूँ बेटा, तो ऑफेंसिव ऑर्डर्स, ठीक है, जो दिख नहीं रहे हैं, कि अपनी बॉडी से बड़ा गंदा स्मेल निकालेंगे, ठीक है, उनकी बॉडी से बड़ा गंदा स्मेल आएगा। लाइक जैसे रेफ्लिशिया प्लांट है, रेफ्लिशिया फ्लावर है बेटा, वो सबसे बदबूदार प्लांट है, तो उसके पास कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। डेंजर सिग्नल्स या ऐसी आवाजें निकालेंगे जो दूसरे को लगेगा ये बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा आपकी एडेप्टेशंस। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम सम अप करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया बट जरूरी भी है, ठीक है। विच एक्सपेरिमेंट डिसअप्रूव लमार्क्स इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्होंने किसके एक्सपेरिमेंट ने जो लमार्क का इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड
मॉडिफाइड कैरेक्टर्स था जो माइस की उन्होंने टेल्स 22 जनरेशन तक कट की थी, कौन सा एक्सपेरिमेंट ने जो है वो बताया था? कौन सा था बेटा? वीजमैन एक्सपेरिमेंट, अभी बता के हटी हूँ। विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, कौन सी नेचुरल सिलेक्शन है जो सेम इन्वायरमेंट में और एवरेज मीन वैल्यू को फेवर करती है? अभी पढ़ के हटे हैं, सेंट्रीपिटल या स्टेबलाइजिंग, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार समरी कर लेते हैं, ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन कौन है? मिलर एंड यूरे ने ये इनऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए थे, ठीक है, और डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्किज्म पढ़ी, उसमें हमने बेटा यूज एंड डिसयूज का पढ़ा। डार्विनिज्म में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन की उन्होंने बात की, ठीक है। और डार्विनिज्म किसको फॉलो करता है? मेल्थियस के बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रिंसिपल को। नियो डार्विनिज्म ने डार्विनिज्म को कंप्लीट किया। ह्यूगो डे व्रेस का कंसेप्ट म्यूटेशन का उन्होंने डाला कि म्यूटेशंस जो हैं वो जेनेटिक होती है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा बेटा 3 टाइप के हमने, डायरेक्शनल, स्टेबलाइज, डिसरप्टिव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं छोड़ना। एडेप्टेशंस का हमने पढ़ा, ठीक है, 2 तरीके की एडेप्टेशन हो सकती है बेटा, आपकी स्ट्रक्चरल, ठीक है, बाकी आपकी मिमिक्री वगैरह होती है, ठीक है। और सर्वाइव क्यों एडेप्टेशन जरूरी होती है? ताकि आप बेटा इन्वायरमेंटल चेंजेस से बच सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।